कवि हूँ व्याख्याता अर्थों के रोदन को परिहास बता दूँ, लेकिन रिक्त नयन में कैसे कह सकूँ उमगित आप लावन है। मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। शुरू कर चुके हैं लाइव फॉर बिहार और मैं हूं आपके साथ अवनीश कुमार। हमारे बीच ख्याति उपलब्ध कवि साहित्यकार कवि श्री पंकज बसंत जी उपस्थित हैं। सैकड़ों कविताओं के रचना अब की बार मधुमास मौन है के रचयिता भी हैं। आज अन्यास हमारे बीच बेलसन में धकी धरती पर आपका स्वागत है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है जो यह भूमि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की और कर्मभूमि भी रही है और आपकी यह जन्मभूमि भी है। इस ऐतिहासिक धरती पर आपका स्वागत है और साथ ही में हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस सुखद अवसर पर आपके स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आप समाज में जो जागृति पैदा कर रहे हैं, इसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं। और यह अनायास नहीं है, मैं यहीं का बेटा हूँ और एक निजी शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि साहित्य पर चर्चा करने के लिए आपने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ग्रामीण परिवेश में साहित्य का क्या भविष्य है और इसको आप किस तरह से देखते हैं? सामाजिक संरचना में बहुतेरे उद्देश्य हैं, बहुत से संभाग हैं हमारे संविधान में जो सामाजिक संरचना में शुचिता स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। उसमें राजनीति भी है, अध्यात्म भी है, सामाजिक संगठन भी है। मेरा मानना है कि हर तरह के, मैं तो साहित्यकार हूँ तो आपको साहित्य की तरफ ले चलूँगा, कि हर तरह के लोगों ने भारतीय जनतंत्र को में सौंदर्य भरने के लिए, इसको और सुंदर बनाने का भरसक प्रयास किया है। राजनीतिक दल के लोग भी कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही हैं, विदेशी कंपनी जो संगठन है वे भी मदद करते हैं, उन सब से भी होती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक मस्तिष्क का समुचित विकास न हो, उस समाज के व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव नहीं है। और मस्तिष्क का समुचित विकास होने के लिए शिक्षा की अहमियत होनी चाहिए। शिक्षा सबसे ज़बरदस्त माध्यम हो सकता है उसका। और मेरा मानना है कि अगर शैक्षणिक वातावरण को मुलायम बनाना चाहते हैं, लोगों तक शिक्षा को आसानी से पहुंचाना चाहते हैं, तो साहित्यकारों की भूमिका अहम है इसमें। और साहित्यिक संरचना को, साहित्यिक संचेतना को समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक ले जाने की ज़रूरत है और उनमें साहित्य वरना है। मेरे हिसाब से जो साहित्यिक परिकल्पना है वह सामाजिक शुचिता के लिए ही स्थापित किया गया हुआ होगा। और साहित्य में दर्शन भी है, इतिहास भी है, आपके और हमारे जीवन की शैली है, हमारा अध्यात्म है, सारे के सारे चीज़ साहित्य से अभिउदित है। सभी साहित्य से ही उदित हुए हैं, सबका अभिउदय साहित्य से है। इसलिए साहित्य तो सागर है और इस सागर को गांव गांव तक अगर हम फैलाते हैं तो समाज में निश्चित रूप से उचित संदेश और उचित संरचना का निर्माण संभव हो सके। साहित्य के भविष्य को आप किस तरह देखते हैं? बेलसन साहित्य की धरती है। बेलसन में उर्वरा शक्ति बहुत है, बेलसन में उत्पादन की क्षमता है। बेलसन का राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों ने परिचय जाना है, साहित्यिक दृष्टिकोण से नहीं जाना है। यहाँ जो मिडिल स्कूल है उसके बच्चे जो नेतरहाट, तिलैया, बड़े बड़े स्कूल में इस तरह से जाते थे जैसे आज कोटा, पिलानी और दिल्ली से पढ़ कर के बच्चे कोचिंग करके निकलते हैं, वैसे हमारे मिडिल स्कूल से निकलते थे। तो बेलसन में जो शब्द का जो चरित्र है ना, बहुत विस्तार से पैदा लिया हुआ है। हमारे यहाँ शब्द का बहुत बड़ा आकार है, सिर्फ उसको सुनियोजित तरीके से रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। बेलसन में साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल है और सौभाग्य से हमारे चारों तरफ साहित्यकारों की बस्तियाँ हैं। राजकुमार बाबू अथरी में प्रकांड हिंदी के विद्वान हैं, माछी मकनाहा में जो प्रोफेसर साहब थे चंदौली कॉलेज के, कितने बड़े विद्वान हैं। आज भी हमारे चंदौली कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो दशरथ प्रजापति जी, वे भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। यहाँ के जो भी लोग हैं उनमें जो साहित्यिक संचेतना है, साहित्यिक जो सोच है, उसका विस्तार
बहुत किया जा सकता है। बेलसंड में बहुत संभावना है साहित्य की, और मैंने तो बेलसंड के साहित्य की चिंता शुरू की है। मैं चाहता हूँ कि बेलसंड के साहित्य को समेकित करके और उसको बिहार के परिदृश्य पर मैं उभार कर ले जाऊँ, और उसके लिए मैं बेलसंड के हमारे जो नए नए साहित्यकार लोग हैं, नवांकुर लोग हैं, इंतजार अहमद हैं, और भी कई लोग हैं, इन लोगों से संपर्क करके मैं अविलंब बहुत कम समय में इसको मैं मूर्त रूप देने का प्रयास करूंगा। और यहाँ के जो भी सामाजिक संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों से भी इसमें मानसिक सहयोग लेने की अपेक्षा रहेगी हमारी। और मैं चाहता हूँ कि बेलसंड में साहित्यिक संस्थाओं का एक बड़ा सा स्वरूप उभरे, ताकि भारतीय साहित्यिक वांग्मय में बेलसंड के साहित्य की उपस्थिति हो सके। देश और दुनिया में अभी साहित्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? साहित्य का व्यवसायीकरण भी हो रहा है, साहित्य तेज़ी से बढ़ रहा है। दो तरह के साहित्यिक प्रक्रियाएं हैं, एक वाचन की और एक लेखन की। तो हम लोग के यहाँ जो परंपरा रहा है, जो हम लोग जानते रहे हैं, हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने इतनी अच्छी कहानी लिख दी। हम जानते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी की कविताओं और किताबों के बारे में जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं और कथा कहानियों के बारे में आज के संदर्भ में वाचन की परंपरा बढ़ गई है, तो बढ़ गया। तो वाचन वाले जो लोग हैं वह साहित्य का बहुत विस्तार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। साहित्य लोगों तक अपनी पहुंच बना रहा है, इसमें भी कोई दुराव नहीं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन साहित्य का व्यवसायीकरण भी हो रहा है। पैसे के आधार पर साहित्यिक शब्द बनाए जा रहे हैं, पंक्तियाँ बनाई जा रही हैं, हंसने मुस्कुराने के लिए साहित्य का उपयोग किया जा रहा है। लोगों के अब एक बहाना बनाया जाता है कि लोग तनाव में जीते हैं, तो भाई यहाँ जब साहित्यकारों के सामने हम आए हैं तो हम थोड़ा सा अब रिलैक्स महसूस करते हैं। इसलिए हास्य व्यंग जो साहित्य की पुरानी विधा है और जो उचित भी है, अच्छी विधा है, लेकिन उसका उपयोग साहित्य में भौरापन नहीं आना चाहिए। साहित्य की गंभीरता जो है ना, वह साहित्य के लालित्य को बचा कर रखेगा। सर, जो एक कविता है आपकी, अब की बार मधुमास मौन है, जो आपकी विदेशों में छपी है यह बुक, इसकी कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को सुनाने की। हाँ, अवश्य सुनाऊंगा। और ये जो मेरी किताब है, ये किताब सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, और इसमें हमने पर्यावरण को अपना विषय वस्तु बनाया है। कहीं आप भी पढ़े होंगे, यह पुरानी बात है कि जो बोलने वाले हैं उनके लिए कई बोलने वाले होते हैं, जो बोलने वाले नहीं हैं उनके लिए साहित्यकार बोलने वाला होता है। तो हमने पेड़ पौधों को, हमारी सिकुड़ती हुई ज़मीन को, हमारी टूटती हुई प्राकृतिक व्यवस्था को, ये जो आप वर्ल्ड वार्मिंग का दंश भोग रहे हैं, ये जो आप कोरोना जैसी बीमारियों का प्रकोप देख रहे हैं, ये सब क्या है? वातावरणीय असंतुलन का कारण है ये। तो वातावरण के संतुलन के लिए जो प्रयास होना चाहिए, वह प्रयास जागृति से संभव है, और जागृति का सशक्त माध्यम साहित्य है, ऐसा मेरा मानना है और सब जानते हैं। तो मैंने अपनी जो किताब, जिसको बिहार सरकार ने के राजभाषा विभाग ने चयनित किया और अपने खर्च से उसका प्रकाशन करवाई है बिहार सरकार, तो वो किताब मेरी यही सामाजिक संरचना में जो स्थिति है उस पर छपी है, बनी हुई है, लिखी गई है। और उसी बहाने हमने समाज के विभिन्न रूपों का कहीं से उसमें हमने वर्णन करने का प्रयास किया है। इसलिए मेरी किताब कुछ अलग तो है, भीड़ से कुछ अलग है। और ऐसा हमारे किताब के प्रशंसकों से भी मुझे स्नेह मिल रहा है। दिल्ली में भी आज तक साहित्य के कार्यक्रम में मेरी किताब का स्टॉल पर लगाया गया था, और उसमें आमंत्रण किया गया था। तो उसकी तस्वीर में जो उसकी एक तस्वीर आई थी, उसमें सबसे पहली तस्वीर मेरी लगी हुई थी। तो ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि दिल्ली आज तक में, अभी के बुक फेयर में भी ऐसा हुआ है। मैं धरती का रूप बदल दूं, मन मनहर अक्षर शब्दों से, शब्द शब्द का अर्थ बदल दूं, जुगमक यौगिक उपसर्गों से, या आयास करूं आँखों के अश्रु अर्क को आप बता दूं, कभी हूँ व्याख्याता अर्थों के रोदन को परिहास बता दूं, लेकिन रिक्त नयन में कैसे कह सकूं उमगित आप लावन है,
मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। जो धरती का व्यापारीकरण हो रहा है, जो इस धरती को लोग लूट रहे हैं, तो इससे जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर मेरी आशंका जो है वह यह है, ये मेरी किताब में आपको यह छंद मिलेगा। और एक दूसरा छंद आपको सुनाता हूँ। एक चिड़िया है, उसमें एक कल्पना है मेरी। एक चिड़िया है जो पेड़ पर बैठी हुई है और उसके नीचे एक कवि बैठा हुआ है। ये दोनों मधुमास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बसंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बसंत क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य में जो प्रकृति का उम्र है, प्रकृति की जो उम्र है, उस उम्र में, उस एज में बसंत यौवन है। बसंत हर मनुष्य के जीवन में आने वाला एक यौवन का जो पल है वह बसंत है। बसंत माने सुखदायी पल। तो उसी बसंत की परिकल्पना मैंने की है। वो चिड़िया मौन है इसलिए कि मधुमास इस बार मौन है। तो इस मौन का बहुत सारा कारण है। सामाजिक परिदृश्य के जितने भी परिघटक हैं सब पर मेरी नज़र गई और सबको मैंने अपने छंद में समेकित करके और उसको मैंने अपने इसमें रखा। प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े साहित्य के विद्वान हैं, उन्होंने इस पर समीक्षा लिखी है। इस पर ख्याति लब्ध साहित्यकार अशोक लव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, दिल्ली के हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय साहब जो बिहार यूनिवर्सिटी के प्राचार्य रहे हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। और कविताओं में, कहानियों में क्या होता है कि नई नई चीज़ें जब आप लाएंगे तो आपके किताब को ज़्यादा लोग पढ़ना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे। मैंने चूँकि ग्रामीण परिवेश को अपने किताब में लाया है, इसलिए मैंने उसमें प्रस्तावना दिया, तो उसमें मैंने स्वीकृति भी की है। नवबिंब नहीं हो शिल्प शिथिल, करते न प्रभावित काव्य विपुल, बिन मीन कमल उर्मिल मोती, लखती न सरित सुंदर झिलमिल, तल अतल सजे तब लहर विमल, छतनार चंद्रिका जल निर्मल, हो राग आलाप में गति यति, बहती कविता जस बहे नदी। मेरी कविता जूझती जमुना, प्राण गाती नदी निष्प्राण है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। मैंने अपनी किताब में यह स्वीकृति किया है, खुद से किया है कि मैं वो नई चीज़ कुछ ऐसा नहीं दे रहा हूँ जिसको आप पढ़ें, क्योंकि मेरी जो कविताएं हैं वो उस यमुना नदी की तरह है जो यमुना खुद जूझ रही है लेकिन प्राण गा रही है। वह गा रही है श्री कृष्ण को, वह गा रही है राधा को, वह गा रही है बंसी बट को, वृंदावन को, जहाँ से जीवन, सौंदर्य, प्यार, प्रणय, जहाँ सद्भाव की उत्कर्ष उत्सव जहाँ से मनाया जाना शुरू हुआ था, उसको गाने वाली नदी जूझ रही है। मतलब प्रकृति कहाँ शिथिल हो रही है, कहाँ विवश हो रही है, इसी को हमने अपने किताब में रखा है। अब इसको मैंने दूसरे तरफ, इसका एक प्रसंग सुनिए। आज तिरंगा लहराता है दौलत निर्मित दीवारों पर, हरियाली है ठिठकी दुबकी सी झोपड़ियों के द्वारों पर, जलकर तपकर ईंट बनाए परकोटे गठ प्रसाद बने, खरे निरखते रहा निरंतर सर्वहारे थक विषाद सने, हरियाली संग निशी गुजारे उन अनिकेत हित सोच गौन है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। तो जो गांव के लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाई है, जिन्होंने बड़े बड़े कोठे बनाए, परकोटे बनाए, जो सड़क बनाया, जिन्होंने इतना बड़े बड़े संरचनाओं को खड़ा किया, उनके लिए सोचने वाले लोगों की कमी है, उसके लिए सोच कम हो रही है। इसके लिए भी हमारा मधुमास मौन है। मधुमास मौन होने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि बाग बगीचा हो गया। आज जो चुनावी माहौल है उस पर मेरा एक छंद सुनिए। मत अभिमत की मत बेच रहे जनरथ ब्यालों से, मताधिकार बाजार के सौदे तय होते हैं मैं प्यालों से। मैं मतलब शराब। मतलब जनमत पाने वालों की मधुरित हो फिर सांस कहाँ, विपणन पर आधारित शासन विहसित उपवन की आस कहाँ, मत बनिकों का बाग सदन है, मध रसिकों का निर्वाचन है, मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, अब की बार मधुमास मौन है। तो जब तक आप एक अच्छे नेता का चुनाव नहीं करते जिसमें सामाजिक सोच हो,
तब तक आप उस वातावरण से, राजनीतिक वातावरण से सामाजिक शुचिता का जो अपेक्षा रखते हैं उस पर सवाल करता हुआ हमारा कवि मन यह लिखता है। हम इस किताब में आपको एक जगह मिलेगा कि नेताओं की क्या स्थिति है। हमदर्दी या इनकलाब का फल अंतर इतना होता है, शासक पर जब जो रोने आता शासन में जाकर छलता। हमदर्दी या इनकलाब का फल अंतर इतना होता है, शासक पर जो रोने आता शासन में जाकर छलता है। तरुवर खोता भले पात पर उजरन से लड़ता खिलता है। जय जीतो का मंत्र मुनाफी विजयी कानन समझाता है। उपमान जो जय जीवन का उभाषित ही वह कानन है। मधुर रस ढूंढ रहा मधुबन क्यों। मेरा कहना है कि जो एक पेड़ है वह प्रतिशत में सूख जाता है, फिर सावन में खिल जाता है। लेकिन नेताओं की जो आज के जो नेताओं की चारित्रिक विशेषता है वह है कि जो शासक है उस पर वो आपत्ति करेंगे, और जब वो खुद शासक बनेंगे तो फिर वो आपत्ति के लायक काम करेंगे। तो इस तरीका से मतलब सामाजिक संरचना को सुधारना कितनी बड़ी समस्या आज बनी हुई है, इस पर भी मेरी नज़र गई है। आज के नेताओं पर एक है, कोई चांद रात चुरा गए, रोटी बोटी टुकड़े देकर, स्वप्न सज गए खरे दिवस में, मृग चांद सितारों से भरकर। जागो मोहन प्यारे जागो, बोले कोई अखबारों में, आज दिखे जो बटवानों में, कल दिखे वही सरकारों में। आंसू सींच गए प्यारी में, लूटने वाले जो मधुबन है। मधुरस ढूंढ रहा मधुबन क्यों, और की बार मधुमास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।